आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती हम मना रहे हैं। ये काल भी कोरोना का संक्रमण काल ही है और बहुत सारी बंदिशें हैं। इन्हीं बंदिशों के बीच हम हमारे नेतृत्व को, बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। इस वक्त हम विशेष मुलाकात कर रहे हैं ज.वी. पवार साहब से, जो कि दलित पैंथर के सह संस्थापक है, लेखक है, विचारवंत है और कई दशकों से इस समाज को दिशा दे रहे हैं। इस मोमेंट को एक पुरोधा के रूप में आगे लेके बढ़ रहे हैं। ज.वी. पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 70 के दशक के बाद 90 के दशक है, 80 का दशक है, तब से आप इस दलित साहित्य के साथ खड़े हैं, इसको जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये दलित साहित्य अपने आंदोलन की भाषा बनकर व्यक्त हो रहा है। आज के दौर में इस दलित साहित्य को आप कहाँ देखते हैं? पहली बात तो यह है कि 70 के दशक में जब हमने जब शुरू किया तब हमने देखा कि पर्टिकुलरली मराठी साहित्य जो है, इस मराठी साहित्य में हमारी कोई भी दुख की बात नहीं आती थी। हमारे जो प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। हालांकि साहित्य अगर एक मिरर है तो उस मिरर में हमारे समाज के जो दुख थे उसमें दर आना चाहिए था, प्रतिबिंबित होना चाहिए था, मगर हो रहे नहीं रहे थे। तो इसलिए उसी के हम सब लोग थे, 10-12 लोग थे जो एकदम अस्वस्थ थे। और हमने देखा कि ये क्या साहित्य है जो मराठी साहित्य, जिसको हमने कभी हम वो देखते नहीं, सुनते नहीं, ऐसा साहित्य लिखते जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए 10-12 लोग हम इकट्ठे हो गए। उसमें ज़्यादातर तो बम्बई के थे, नागपुर, औरंगाबाद, यहाँ के कई साहित्यिक लोग हमने इकट्ठा आ गया और एक साहित्य की नई प्रणाली को हम जन्म दे रहे थे। उसके दलित साहित्य कहा गया उसमें। वहाँ उसी समय साहित्य को दलित कहना ये मुमकिन थी, ये आवश्यक बात थी, क्योंकि बाकी का साहित्य जो मराठी साहित्य था, इस मराठी साहित्य का और हमारे साहित्य का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर देखने का होगा तो हमारे साहित्य को अगर अलग नाम देना उचित ही था। इसलिए हमारे साहित्य को हमने दलित साहित्य का नामाभिधान दिया। और जो लोग हमारे तरीके लोग थे जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को आगे लेने के लिए कार्यरत थे, उन्होंने विचार किया कि बाबा साहब का जो ये जो विचार है, ये विचार मराठी साहित्य में या मराठी आंदोलन में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। इसलिए हमने किया। और उसी जमाने अस्मिता दर्शन नाम का एक मैगज़ीन था और बाकी के सब हमने भी बम्बई से आमी नाम का शुरू कर दिया। तो ये शुरू के जो 10-12 लोग थे, ये 10-12 लोगों ने एक साहित्य में नया प्रयोग शुरू किया और वो ये प्रयोग इतना ज़ोरदार था, इतना प्रभावी था कि मराठी साहित्य को उसको नोट करना पड़ा, नोंद लेनी पड़ी। और उसके बाद आप अगर देखें तो 10-12 बरस के बाद ये जो साहित्य मराठी में जो दलित साहित्य आ गया, ये साहित्य पूरे भारत के यूपी में, साउथ में, पंजाब में, हर जगह ये दलित साहित्य की चर्चा होने लगी। वहाँ के लोग साहित्यिक के रूप में से मुखर होने लगे। और आप देखते हैं कि ये जो साहित्य था वो साहित्य केवल बाबा साहब के विचारधारा को आगे लेने के लिए ही था। ये कोई स्वप्नरंजनात्मक ऐसा एक साहित्य नहीं था। स्वप्नरंजन नाम का चीज़ हमारे लाइफ में ही नहीं थी। तो इसलिए हमने जो फैक्ट्स पर आधारित, जो वस्तुस्थिति पर आधारित जो जीवन था, वही हमने चित्रित करने का प्रयास किया। और लोगों को इतना भाव ये हो गया कि ये साहित्य पूरे भारत में इस साहित्य का प्रभाव पड़ गया। इतना ही नहीं तो ये भारत के बाहर भी उसका प्रभाव होने लगा। और आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे आज कई हमारे जो साहित्य है इनका ट्रांसलेशन हो रहा है, हर जगह होता है। अमेरिका हो, जापान हो या यूरोप हो, हर जगह दलित साहित्य की चर्चा हो रही है। अब ये जो दलित साहित्य है, ये हमारा साहित्य मतलब बाबा साहेब का जीवन है, वो जो जीवनी है
वो जीवनी पर आधारित और उनकी विचारधारा है, ये विचारधारा पे आधारित ही है और वो बड़े पैमाने पर आज पूरे जगत में जोरदार से चालू चालू है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हम कल के पीढ़ी के लोग थे, अगर आज की जो नई पीढ़ी जो है वो ऐसे ये हमारा जो काम है वो आगे बढ़कर रहेगी, बढ़ते रहेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वास्तविकता जो थी साहित्य में वो नहीं थी मराठी साहित्य या हिंदी, जिसको हम ललित साहित्य कहते हैं। तो ये ललित के विरोध में दलित साहित्य जब निर्माण हो रहा था तो क्या कठिनाई आ गई? क्या उसको सहजता से स्वीकार कर लिया गया, या फिर ये क्रांति और प्रतिक्रांति में जो झगड़ा था उसी तरह का झगड़ा लेकर ये साहित्य आ गया है? एक क्रांति और प्रतिक्रांति में जो झगड़ा होता है उसी प्रकार का होता है। पहली बात तो ऐसे है कि हमारा हम जो साहित्यिक थे वो फाइनेंशियली एकदम वीक थे। हमारे पास किसी प्रकार की कोई यंत्रणा नहीं थी, कोई वर्तमान पत्र हमारे पास नहीं था, कोई इम्पोर्टेंट मैगजीन हमारे पास नहीं था। फिर भी हमने अपने पैसे से हमारी एक बुकें प्रकाशित करने का प्रयास किया। हम जो कोई लोग साथी थे वो साथी एक दूसरे के पॉकेट से पैसा निकाल के हम अपना प्रकाशन करता था। जैसे कि मेरे जो नाकेबंदी नाम का ब्लॉकर जिसे बोलते हैं, वो जो मेरा कविता संग्रह 1976 में मैंने कहा, वो किसी संस्था कोई प्रकाशन संस्था ये आगे आ नहीं सकती थी, आती नहीं थी। तो हमने कहा हमारा साहित्य तो मुखर होना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हम अपने ही पैसे से ये करें। और इसी तरह से आपने देखे तो खाली एक दो प्रकाशन संस्था थी जिन्होंने थोड़ा सा काम कर दिया, बाकी के देते वो हमने अपने पैसे से ही, अपने दोस्तों से पैसे से या लोगों से पैसा लेकर ये हमने प्रकाशन संस्था चालू किया। और अभी एक प्रकाशन संस्था तो चालू किया, पर सर्कुलेशन की बात है, जब सर्कुलेशन का सवाल आ गया तो हमारे पास ना तो लाइब्रेरीज थी, ना हमारे पास कोई ऐसी संस्था थी जहाँ से हमारा साहित्य जा सकेगा, ऐसे नहीं थी। फिर भी एक इतनी कठिनाई थी, हमारी किताबें जाती नहीं थी। हमारे 500 कर किताबें भी छपाई तो 500 किताबें भी बिकने में 2-2, 3-3 बरस लगते थे। तो इसलिए क्या कि हमने बाद में चर्चा चालू किया, और इतनी दलित साहित्य के बाद ललित विरुद्ध दलित इस प्रकार की साहित्य चर्चा हो गई। और चर्चा होने के बाद जो पुरोगामी लोग हैं, यानी ऐसे लोगों ने दलित साहित्य के बारे में, वो सभी में शुरू में सब विरोध थे। एक बात थी कि जो दलित साहित्य के बाजू में बाद में खड़े रह गए, उनको समर्थन देने लगे, वो शुरू में दलित साहित्य को नकारते थे, दलित साहित्य को नकारते थे। वो हमें दलित के वो हमें ही पूछते थे क्या साहित्य का ऐसा थोड़ा होता है, एक साहित्य दलित ऐसा ही थोड़ा है। और दूसरा एक सवाल उनका हमेशा था कि कहाँ है दलित साहित्य, बता दो कौन से साहित्य को दलित साहित्य कहा जाएगा, हमें बता दो, क्या बुद्धिस्ट लिटरेचर ये दलित साहित्य है क्या, या इस प्रकार का सवाल पूछे। और हमें जवाब भी हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि उसी समय में ज़्यादा से ऐसा साहित्य ही नहीं था, ना तो कविता संग्रह थे, ना नॉवेल्स थे, कुछ ही प्रकार के भी साहित्य ज़्यादा नहीं थे। तो हम बोल नहीं सकते थे लो इसको कहते हैं दलित साहित्य, ये जो कविता संग्रह है ये दलित साहित्य का है, ऐसे हम बोल नहीं सकते थे। इसलिए हमने ये किया कि उनको दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा विचारधारा क्या है, ये दिखाने के लिए हमने अपने पैसे से सभी प्रकार की अब जैसे आप बोले क्रांति और प्रतिक्रांति, ये प्रतिक्रांति वाले लोगों ने हमें बहुत ही विरोध किया, हमारे साहित्य को नकारा। और फिर भी एक ऐसा इतना हमारा मूवमेंट इतना ज़ोरदार था, इतना पावरफुल था कि वो कुछ कर नहीं सके। और एक दिन ऐसा हो गया कि उनका जो साहित्य था वो साहित्य केवल वो सेल पे रहने लगा, और हमारा साहित्य ये लोगों तक मुखर होने लगा। आज आप अगर देखोगे तो मराठी में सबसे ज़्यादा अगर कोई बिकने वाला और लिखा होगा अगर कोई साहित्य होगा तो वो जिसे कल हम दलित साहित्य कहते थे वही साहित्य ज़्यादा लिखा जाता है, वही साहित्य ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और बाकी के जो साहित्य है ये साहित्य केवल अभी लाइब्रेरी के लिए, शेल्फ के लिए संबंधित है, उसका कोई समाज के लिए, समाज को प्रफुल्लित करने के लिए, समाज की धारणा करने के लिए, समाज धारणा करने के लिए इसका कुछ भी इसका
उपयोग होता नहीं। ये हमारा आज भी कल कहना था, आज भी यही कहना है कि ये साहित्य जिसका कुछ भी समाज के लिए उसका यूज नहीं, ये यूजलेस साहित्य है, क्योंकि वो केवल 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 ये स्वप्न रंजनात्मक था और इमेजिनरी था। वहाँ उनका तो उनका नॉवेल का जो हीरो होता था वो हीरो हमेशा ये टेबल टेनिस का के कोर्ट पे वो हमेशा उनका जो हीरो था वो हमेशा क्रिकेटर जो था वो 100 रन लेने वाला था। मगर हमने लाइफ में हमने देखा, हम भी कॉलेज में गए, हमने भी देखा तो हमारा लाइफ था वो उनके हीरो के बिल्कुल विरोध में था। जो हमारा लाइफ था वो साहित्य में नहीं था। इसलिए लोगों को ये अच्छा लगा कि ये वस्तुस्थिति पर आधारित है, ये फैक्ट्स पे आधारित है, इसलिए लोगों ने हमारे साहित्य को नज़दीक अपनाया और ये इतना साहित्य अपनाया कि आज पूरे देश में दलित साहित्य की चर्चा हो रही है। हालांकि हम अभी कल दलित थे इसलिए हमारे साहित्य को हम दलित थे, आज हम दलित थे। उस प्रश्न पर हम आएंगे, उसके पहले मैं पूछूंगा कि ये जो पूरा जो सफ़र रहा इस दलित साहित्य का, जिसके हम वास्तविक साहित्य कहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमारा हीरो का फ्लाइट से उतरने वाला नहीं, या टेबल टेनिस के कोर्ट वाला नहीं है, या फिर क्रिकेट में खेलने वाला नहीं, तो हमारा हीरो खेत में है, हमारा हीरो मजदूर है। लेकिन इस साहित्य के इस सफ़र में जैसे कि हम देखते हैं मानव की जो सभ्यता रही है टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो साहित्य में इस प्रकार के कुछ गुटबाजी हुई, इस वजह से क्या ये आंदोलन पीछे रहा? आप क्या कहेंगे? गुटबाजी नहीं हुई ऐसे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब दलित साहित्य मुखर होने लगा, लोगों के सामने आने लगा, तो उसको अपनाने के लिए कई लोग आगे आने लगे। जैसे कि मैंने भी बता दिया कि शुरू में दलित साहित्य को जो लोग समर्थन नहीं देते थे वो बाद में देने लगे। वो कौन थे? वो अगदी स्पष्ट शब्द अगर बोले तो जो कम्युनिस्ट धार्जिने लोग थे या मार्क्सिस्ट लोग थे, वो मार्क्सिस्ट लोग बाद में हमें अपनाने लगे। वो कहने लगे कि मार्क्स की जो विचार प्रणाली है वही बाबा साहब की, वही बुद्ध की है, इस से हमें अपने को अपनाने लगे। मगर इसलिए गुटबाजी तो होती रही थी, गुटबाजी हुई, और गुटबाजी होने के बाद हमारा जो साहित्यिक लोग थे ये थोड़े सजग थे, उनको समझता था कि प्योर बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा क्या है, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा क्या है और मार्क्स की विचारधारा क्या है, इसमें का फर्क उनको मालूम पड़ता है। इसलिए गुटबाजी होकर भी उस गुटबाजी को हमने ठोकरा, और ये वो जो साहित्य जो मार्क्सिस्ट साहित्य होने के चांसेस थे, दलित साहित्य को मार्क्सिज्म का साहित्य होने की जो एक प्रकार की उनकी इच्छा थी वो हो नहीं सकी। आज मार्क्सवादी साहित्य, हमारे साहित्य को कोई भी मार्क्सवादी साहित्य नहीं, भले हमारे कई साहित्यिक मार्क्सवादी हो गए है भी, वैसे है भी, फिर भी उनको साहित्य को वो ओपनली नहीं बोल सकते कि हमारा साहित्य ये मार्क्सवादी साहित्य है, या मैं मार्क्सिस्ट हूँ या मैं मार्क्सवादी साहित्यिक हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते। वो ओपनली बोलेंगे कि मैं अम्बेडकरवादी साहित्यिक हूँ, मैं दलित साहित्यिक हूँ, इतना बोल सकते। तो ये गुटबाजी तो थी, कल गुटबाजी, आज भी गुटबाजी है, ये गुटबाजी तो होती रहती रही है, मगर ये गुटबाजी को पर विजय पाने के लिए लोग हो रहे थे, वो कल हमारे साथ थे, आज भी है, और कल भी ये गुटबाजी पर विजय पाने वाले लोग तैयार हो गए, इस पर मुझे विश्वास है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, और ये मोमेंट चाहे वो कल्चरल मोमेंट हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या ये साहित्य की इतनी बड़ी मोमेंट जिससे सारे विश्व ने माना दलित मोमेंट को, अब जो देखा जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ साहित्यिक जो है कालकथित हो चुके हैं, कुछ निवृत्त हो चुके हैं। आने वाले काल में जिस तरह से हम देखते हैं साहित्यिकों का आगमन होना या नए पीढ़ी का साहित्यिक तैयार होना, इसमें एक लैकुना दिख रहा है, कमतरता दिख रही है। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से नई पीढ़ी को इस आंदोलन में आना चाहिए, साहित्यिक आंदोलन में आना चाहिए, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? तो हमारा जो जीवन था, जो हमने उसके आप दलित तो कर सकते, हमारा निगलेक्टेड लाइफ हमने ये किया है। आज की पीढ़ी को या ज़्यादातर जो शहर के पर है उनको ये निगलेक्टेड लाइफ भुगतना नहीं पड़ता है, तो उनको ज़्यादा ये भुगतना नहीं पड़ता है, इसलिए उनके साहित्य में इतना ज़्यादा से क्रोध नहीं।
जो दलित साहित्य का जो इम्पोर्टेंस था, जिससे तरफ नकारते क्रोध था, वो क्रोध अभी आजकल ज़्यादा आता नहीं। इसका एक कारण ये है कि कल की पीढ़ी हमने जो है वो उतना प्रॉब्लम इस पीढ़ी को नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ फिर भी आज की जो पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी में कुछ मुझे ऐसा सिग्नल देता है, दिखता है कि वो हमसे हमारे कंधे पे खड़े रहकर हमसे भी ज़्यादा दूर दूर तक का दिखेंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, एक पीढ़ी के कंधे पे दूसरी पीढ़ी जब खड़े रहते हैं तो उसको लंबाई का दिखाई देता है। तो हमारे कंधे पे हमने कल जो किया वो शुरू का काम किया है, जिसका हमने शुरू का काम बोलते हैं, वो हमने काम किया है। अब आज की जो पीढ़ी है वो हमारे कंधे पे जब खड़ी रहकर देखेगी तो उसका बहुत लंबा तक दिखेगा। और वो बाबा साहब का जो हमने एनालिसिस किया उससे ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कल की पीढ़ी करेगी, क्योंकि वो हमारे कंधे पे खड़ी रहने वाली है। बिल्कुल। ये जो पूरा सफ़र रहा, आपने शुरुआत की दलित साहित्य इस नाम को लेकर, उसका विरोध हुआ, उसका समर्थन भी हुआ। आने वाली पीढ़ी में नामकरण की एक होड़ लग गई कि इसको अम्बेडकरवादी साहित्य कहा जाए। उसके बाद की जो पीढ़ी आई उसने कहा कि इसको अम्बेडकरवादी बौद्ध या बौद्ध साहित्य कहा जाए। आप किस पक्ष में है? इस साहित्य का नामकरण करना ज़रूरी है? ये दलित साहित्य रहना चाहिए या बौद्ध साहित्य होना चाहिए? आज की जो अवस्था होती है वो हमेशा किसी भी आदमी को या किसी समाज को वही अवस्था में उसको पसंद नहीं है। तो कल हमारी अवस्था थी वो दलित अवस्था थी। ये दलित अवस्था को छोड़कर हमें बाहर आना ही था। और हमारा साहित्य, कल हम दलित थे इसलिए हमारा साहित्य भी दलित था। अब हमने, जैसे कि मैंने बता दिया, हम दिन ब दिन जब बाबा साहब पढ़ते हैं, बाबा साहब का विचार पढ़ते हैं, तो हमें उससे बहुत लंबा तक दिखाई दे रहा है। तो कल जो साहित्य था वो साहित्य दलित साहित्य के नाम से था। आज जो हम होते कि हमें आज ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो साहित्य, बाबा साहब ने हमें, हमारे हाथ में पेन किसने दिया, हमको ब्रेन किसने दिया, हमको ब्रेन और पेन ये बाबा साहब के विचार ने दिया है। तो इसलिए हमारे पेन से जो निकलेंगे, हमारे ब्रेन से जो निकलेंगे वो अम्बेडकराइट ही होगा, कि बाबा साहब का विचार का ही होगा। इसलिए हम कल तक तो जरूर थे, वो अवस्था में थे, दलित अवस्था में थे। आज हम दलित अवस्था में नहीं रहने चाहते, नहीं रहेंगे। भले ही गांव में आज भी दलित अवस्था होगी, नहीं ऐसी नहीं, मगर ये दलित अवस्था हमें जैसे बाबा साहब ने बोल दिया कि गांव छोड़ो शहर में आ जाओ, वैसे कहते हैं कि ये जो अवस्था है दलित अवस्था है, ये दलित अवस्था छोड़ दो और दलित अवस्था से बाहर आ जाओ और तुम अपना आम्बेडकराइट हो। आम्बेडकर यानी जोश है, आम्बेडकर यानी विचारधारा है, आम्बेडकर यानी प्रगतिशील विचार है। ये जो सब कुछ है आम्बेडकरवाद में सम्मिलित है, वो अगर लोगों के सामने, विश्व के सामने अगर ले लाए कि बाबा साहब अम्बेडकर ये विश्व का एक ही आइकॉन है, क्योंकि उसके इतना और बड़ा आदमी विचार करने वाला और आज के जहाँ में नहीं। तो इसका साहित्य बाबा साहब के नाम से जो हम लिखते हैं, हमने जो ऊर्जा हमें मिले वो बाबा साहब से ऊर्जा मिले, उसके साहित्य से ऊर्जा मिले। इसलिए हम अपने साहित्य को, हमारे दलित साहित्य को हम अभी अम्बेडकरवादी साहित्य कहते थे। बीच में एक बात है कि कई लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर की वो थे, एक बौद्ध साहित्य सभा भी थी जिसके अप्पर अडपी से और अड़सुल जैसे लोग थे, वो थे। मगर वे बौद्ध साहित्य मतलब जो तथागत गौतम बुद्ध ने, जैसे कि आपको मालूम बाबा बुद्ध का जो साहित्य जो उसी जमाने का जो साहित्य, वो साहित्य को हम तो बौद्ध साहित्य नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो आज का जो साहित्य है, जो कल जो साहित्य लिखा हुआ है वो बौद्ध साहित्य थे। आज जो लिखते हैं वो बौद्ध साहित्य नहीं होंगे, आज जो लिखते हैं वो अम्बेडकरवादी साहित्य होगा। और हमारे हीरो कौन है? कल हमारे हीरो अलग थे, आज हमारे हीरो अलग है। इसलिए आज हमें क्रांतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार स्वामी या ये ऐसे जो लोग हैं, ये लोगों ने जो कुछ किया वो हमारे हीरो है। और ये विचारधारा यही हमारा कल का हमारा एक प्रकार की कैपिटल है। तो हम जिस कैपिटल पे खड़े रहना चाहते हैं, जिस कैपिटल से, वो कैपिटल का नाम अम्बेडकरवाद है। और हम इसलिए हमारे साहित्य को हम अम्बेडकरवादी कहेंगे। पूरे आज थोड़ा सा
पूरे जगत में दलित साहित्य की चर्चा हो रही और 5-10 बरस के बाद ये दलित साहित्य की चर्चा फिर से ये हो जाएगी और अम्बेडकर विरोधी साहित्य यही साहित्य चर्चे का विषय होगा, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। पवार साहब, बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस बहुत सारे उनके खंड प्रकाशित हुए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार उस पर समितियां गठित करती रही। एक नई समिति स्टेट ने गठित की है जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी राइटिंग एंड स्पीचेस फिर से प्रकाशित या जो अप्रकाशित है, जो अब तक नहीं हुए हैं, उस कमेटी के बारे में आप क्या कहेंगे? और मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना साहित्य बाबा साहब का और बचा है, क्या उसको प्रकाशित करने की ज़रूरत है? पहली बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, उसी दिन बाबा साहब के पत्नी माई साहब अम्बेडकर और उनका सन, एक में वो सन भैया साहब अम्बेडकर, इसमें अंदर लीगल हेयर जिसका हम कहते हैं, वारसा कहते हैं, इसमें उसका झगड़ा शुरू हो गया और बाबा साहब का जितना भी साहित्य था, जितना भी वो साहित्य था, वो उस पर कोर्ट ने कब्जा किया। अब बाकी का जो है, जो बैंक बैलेंस हो या और कुछ हो, इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं था, मगर बाबा साहब ने जो समाज के धारणा के लिए जो किताबें ली, वो अनपब्लिश्ड मटेरियल था, वो अनपब्लिश्ड आर्टिकल था, जिसमें अंदर बाबा साहब, इसके बारे में बाबा साहब ने कई भाषणों में कहा करते थे, मैंने ऐसे ऐसे लिखा है। फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन, इसके बारे में बाबा साहब ने बताया था। तो इस प्रकार के जो बाबा साहब ने जो लिखे हुए थे, जो अनपब्लिश्ड थे, वो बाबा साहब के समय में जो लोग पढ़ने वाले थे वो अंग्रेजी पढ़ने वाले नहीं थे, मराठी पढ़ने वाले थे, हिंदी पढ़ने वाले थे। तो उसी वक्त तो अंग्रेजी का ज़्यादा से किताब ने, बाबा साहब ने केवल 3-4 ही किताबें इंग्लिश में लिखी थी, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ रूपी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अचीवर, एनालिसिस ऑफ कास्ट, ऐसे 3-4 ग्रंथ के लिए बाबा साहब के इंग्लिश में थे। बाकी ये सब जो होते थे वो अनपब्लिश थे और ये अनपब्लिश साहित्य सरकार के कस्टडी में थे। जब मैं 1972 में मैंने और नामदेव ढसाल जी ने हमने दलित प्रांत की स्थापना की और उसी बने मैं बैंकर था, मैं बैंक में अधिकारी था और जिस बैंक के बिल्डिंग में मैं काम करता था उसी बैंक के में एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक डिपार्टमेंट था, कोर्ट का था और उसमें अंदर बाबा साहब के ये सभी जो अनपब्लिश लिटरेचर वो कई बक्सों में वो उनसे रखे गए थे। मैं देखता था, रोज़ाना देखता था कि वो बक्से के ऊपर कॉकरोच आते रहते थे। मतलब बाबा साहब का जो इतना इम्पोर्टेंट जो साहित्य था वो कॉकरोच खाने की पॉसिबिलिटी थी। तो मैंने उसी वक्त मैंने दलित पैंथर के तरफ से हमने स्ट्राइक किया और 14 अगस्त 1973 को पहले दफ़ा मैंने उसी वक्त मैं राय डाले, नामदेव ढसाल थे, महाते करते हैं, सब लोगों ने जब मुख्यमंत्री विपिन नायक को मिले तब ने उसको बोला था कि आप गांधी जी का साहित्य प्रकाशित करते हैं, आप वल्लभ भाई का प्रकाशित करना चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो साहित्य है वो क्यों नहीं प्रकाशित करना करते। इस प्रकार का आपने सवाल पूछा। वसंतराव नायक ने हमें ज़्यादा कुछ योगदान है। उसके बाद जब मैं उसी बिल्डिंग में देखता था तो वसंतराव नायक जाने के बाद शंकरराव चौहान नाम के आदमी मुख्यमंत्री हो गए। मैंने उनको बार बार बोला, उनको कई निवेदन दिए, कई मैंने डेलीगेशन लेके गया है, डेलीगेशन लेके, और मैंने बोला कि ये जो है आप सरकार के तरफ से और कोर्ट से जो साहित्य है उसको विमुक्त करिए। वो बोला ऐसा विमुक्त नहीं कर सकते जब तक लीगल हेयर है, मेरे उनकी वाइफ और उनका सन दो जब तक वो दोनों जॉइंटली हमें देते नहीं, कंसेंट देते नहीं, तब तो वो साहित्य विमुक्त नहीं हो सकता है, वो कोर्ट के कस्टडी में रहेगा। तो बाबा साहब की जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी माई साहब अम्बेडकर, उसके बारे में लोगों में बहुत कुछ थी। तो फिर भी मैंने क्या किया, बाबा साहब का जो साहित्य लिटरेचर है वो लिटरेचर बाहर आना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जब तक उनका परमिशन नहीं मिलेगा तब तक बाहर आ नहीं सकता है, तो मैंने उनसे ताल्लुक़ रखा। मैं उनका सेक्रेटरी बना, माई साहब अम्बेडकर का मैं सेक्रेटरी था कई बरस। मैंने संपूर्ण महाराष्ट्र भर मैंने उनके साथ काम किया। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने अम्बेडकर फैमिली के साथ 4 पीढ़ियों के साथ मैंने काम किया। भले बाबा साहब के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, मगर बाबा साहब की पत्नी के साथ मैंने काम किया। और बाबा साहब का जो सन था
भैया साहब अम्बेडकर, उसका भी मैं वो जो भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष था, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया। और ये दोनों का मैं सेक्रेटरी होने के नाते मैंने एक दिन इस ऐसा बोर्ड देखा और वो दोनों से बोला ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाबा साहब का जो साहित्य है, अनरिपब्लिक साहित्य, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये समाज की प्रॉपर्टी है और समाज के धारणा के लिए बाहर आना ही चाहिए। ये क्या बैंक बैलेंस नहीं है या कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जो आपको उस पर आपका ताबा होना चाहिए, ये समाज का इस पर ताबा होना चाहिए। इसलिए आप मुझे ये दे। और आपके नागपुर के एक आदमी ने, जिनके बंसोड़ नाम के एडवोकेट बंसोड़ थे, इन्होंने एक मेमोर और लिखा, तैयार किया। उस मेमोर ऊपर मैंने ये दोनों लोगों की सिग्नेचर ली। जब तक वो दोनों लोगों का सिग्नेचर जॉइंटली सिग्नेचर नहीं मिलती थी तब तक गवर्नमेंट कोर्ट को कह नहीं सकती थी। इसलिए अच्छा ये हुआ कि मैंने दोनों का सिग्नेचर लिया। मैं आज भी मुझे बहुत बड़ा सम्मानित समझता हूँ। मैं इतना मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी पार्ट को, मेरी पीठ को मैं अपने को ही मैं ये देता हूँ कि इतना बड़ा काम मेरे मुझसे हो गया। और इसी कारण शंकरराव चौहान ने कोर्ट को बता दिया, कोर्ट ने वो विमुक्त किया और विमुक्त करने के बाद मैंने वो सरकार को दिया, पब्लिश करने के लिए सरकार को दे दिया। और तब तक थोड़ा ये पॉलिटिक्स में जो टाइम लगता है इसलिए टाइम हुआ। तब तक शरद पवार ये मुख्यमंत्री हो गए थे और 1978 में उसका पहला वॉल्यूम प्रसिद्ध हुआ। अब जो 1978 से वॉल्यूम अभी तक 22 सेकंड वॉल्यूम प्रसिद्ध हुए। इसमें तो कई कॉन्ट्रोवर्शियल भी हुए, कुछ ना कुछ होता रहे थे। वहाँ के जो लोग थे, जैसे कि वो शुरू के जो कई मेंबर सेक्रेटरी थे वो बहुत ही अभ्यास करने वाले थे और उन्होंने अच्छा भी काम किया। मैं उसी कमेटी के में कभी पार्ट नहीं हो गया, मेंबर नहीं हो गया। इसका यही कारण था कि एक तो मुझे मेंबर होना ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं था, बाबा साहब का लिटरेचर बाहर आना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। और सेकेंडली मैं जैसे मैंने बता दिया कि मैं बैंक अधिकारी था, यानी सरकारी अधिकारी था, इसलिए मुझे अब जो उसके बाद सरकारें आती रही थी, कई सरकार को पब्लिश करना ही नहीं है क्योंकि बाबा साहब का विचार है वो इतना पावरफुल है कि वो सरकार को ये नहीं हो सकता है। इसलिए कई दिन बीजेपी का भी शासन था। आपने देखा कि बीजेपी को ने कमेटी भी, मगर उसमें ने ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पब्लिश नहीं किया। अब ये महाराष्ट्र में नया जो शासन आया, नए जो राज्य सरकार आई, उस राज्य सरकार ने आने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना बाबा साहब का इम्पोर्टेंट जो साहित्य पढ़ा हुआ है, आप पूछ रहे हैं अभी बाबा साहब का कौन सा है, मुझे मालूम है बाबा साहब का इतना बड़ा साहित्य अभी तक अनपब्लिश है, बहुत ही पब्लिश है। जैसे कि आप देखा कि प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत या मूक नायक, ये कई प्रसिद्ध हुए है। मगर जनता नाम का बाबा साहब का तो था, इतने जो इसके 30-32-35 साल बाबा साहब ने वो जनता चालू किया, उसमें ये जनता में बाबा साहब की पूरी मूवमेंट आई हुई है। तो ये जनता के पेपर आज भी लोगों को मिलते नहीं। हमने ये सब इकट्ठा करने का प्रयास किया और हमारा ये विचार है, बाबा साहब ने इतने लोगों को एक प्रकार के निवेदन दिए, मेमोरेंडम दिए, ये जितने भी मेमोरेंडम दिए शुरू से 1990 से बाबा साहब ने हर प्रकार का मुझे वहाँ उसी के ब्रिटिश लोगों को जो कमीशन आते थे वो कमीशन को बाबा साहब ने जितने भी ये दिए निवेदन दिए, ये बाबा साहब ने हर में क्या क्या रिजोल्यूशन किया, क्या क्या मांग की, ये जो सब जितने भी इतना प्रचंड और बाबा साहब का खुद ने लिखा हुआ साहित्य बहुत ही पढ़ा हुआ है और मुझे मालूम है, मैंने देखा है क्योंकि मैंने उसी समय में माई साहब, भैया साहब या उसी ज़माने के जो बड़े बड़े लोग तो रहते थे उनसे मेरी ताल्लुक़ थी। और ये जो साहित्य पढ़ा हुआ साहित्य है, ये साहित्य जल्दी से जल्दी आने की ज़रूरत है और आने के लिए एक कमेटी की भी ज़रूरत है। और इस कमेटी में मैंने जब हमारे एक साथी अभी जो मंत्री है, राउत नाम है उनका, नितिन राउत, उनसे ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था। मैंने भी उनको बोल दिया कि मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, मगर मैं केवल वो काम करने के लिए मतलब मुझे अगर मेंबर सेक्रेटरी बनाया तो मैं सब कुछ काम करूँगा, केवल ऑर्डिनरी मेंबर एक होगा तो मुझे काम नहीं करना नहीं। उन्हें शुरू में हाँ किया मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मुझे इतने मेंबर सेक्रेटरी बनाए के बजाय मुझे ऑर्डिनरी मेंबर किया। और जो मेंबर सेक्रेटरी जिसको बनाया उसका तो मैंने एक सादा आर्टिकल भी अभी तक पढ़ा नहीं,
कृष्णा नाम का वो आदमी है, कृष्णा कांबळे, आपके नागपुर का ही है, ऐसे मुझे मालूम हो रहा है। इसलिए बाबा साहब के ऊपर एक आर्टिकल नहीं लिखा, बाबा साहब पर एक किताबें नहीं लिखा, बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में कुछ कुछ बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। ऐसा आदमी अगर बाबा साहब के वो जो साहित्य है, जिसको साहित्य के बारे में कुछ मालूम नहीं, ऐसा आदमी अगर वो मेंबर सेक्रेटरी हुआ और उसके साथ जय पवार जैसा आदमी ने 1973 से इस काम में जुड़ा हुआ है। अम्बेडकर मेरे इतनी साहित्य लिखे, मैंने हमेशा मैं लिखता रहता हूँ, 50-55 बरस में लिखता आ रहा हूँ। और ऐसे मेरे जैसे आदमी को केवल एक ऑर्डनरी मेंबर करने का है, तो इसलिए मैंने विरोध किया है। मैंने गवर्नमेंट को लिखा है, कमेटी को लिखा है, मुख्यमंत्री जी महाशय को भी लिखा है। और अगर आप देखें तो समाज में जब मैंने भूमिका रखी तो समाज के बहुत से लोगों ने, पुरोगामी लोग ने और साहित्यिक ने, सबने मुझे सपोर्ट किया है और वो बोलते हैं कि इस पर मेंबर सेक्रेटरी का अधिकार केवल आपका ही है, ऐसे लोग बोलने लगे। मुझे पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, मगर बाबा साहब का साहित्य अगर जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ऐसे लोगों को लगता है। तो इसीलिए उस कमेटी पर बाबा साहब को के लिटरेचर जानने वाले, बाबा साहब की विचारधारा को पहचानने वाले आदमी की वहाँ नियुक्ति होनी चाहिए, इतनी मेरी इच्छा है। वो केवल मैं ही होगा ऐसी मेरी बहुत से लोग हैं, नागपुर के, मराठवाड़ा के हैं, मराठे में हर एक जगह बाबा साहब पर विचार करने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं। इन लोगों से कोई भी आदमी को जिम्मेदारी दिया तो मुझे उसमें तो कोई इतराज़ नहीं। मैं आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज बाबा साहब अम्बेडकर लिटरेचर विल बी पब्लिश फॉर। आज सभी जगह में, पूरी जगत में बाबा साहब का ये इंग्लिश लिटरेचर गया, इसलिए बाबा साहब को लोग पढ़ते जा रहे हैं। और बाबा साहब के जो इम्पोर्टेंस है, बाबा साहब का जो महत्व है, वो लोगों को समझने लगा है। केवल बाबा साहब का साहित्य प्रकाशित हुआ इसलिए, और इसीलिए जिम्मेदार मैं हूँ। मैं मेरी अपनी मुझे शाबाश देता हूँ कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना बड़ा काम मैंने किया, ऐसा मुझे लगता है। शायद कर लोगों को मालूम पड़ेगा या नहीं, पर मुझे तो लगता है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम कर दिया है। अत्यंत इम्पोर्टेंट ऐसा मैंने काम किया है, वरना बाबा साहब का लिटरेचर कभी भी बाहर आ नहीं सकता था, कॉकरोच भी खा सकते थे। आखिरी सवाल, आप पैंथर के सह संस्थापक भी थे, इतने सालों से अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए, साहित्य जगत को लेकर आप काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो भावी पीढ़ी है, आने वाली मूवमेंट है, उसके लिए फिर एक बार दलित पैंथर जैसी संगठना को जीवित करने की ज़रूरत है? हमने जो स्थापना की उसका कारण ये था कि जो दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, एट्रॉसिटी हो रहे थे, उसको रोकने के लिए हमने दलित पैंथर की स्थापना की है। और 70 के दशक में अगर आप देखोगे तो उसी बारे में जो अत्याचार हो रहे थे, ये दलित पैंथर की स्थापना होने के बाद या दलित पैंथर का स्ट्रीट में आकर लड़ने के बाद उसमें अंदर थी, उसको थोड़ी पाबंदी लग गई और लोग लड़ाकू बन गए। तरुण यहाँ का युद्ध जो था, वो युद्ध बाबा साहब के नाम पर रास्ते पे उतर के लड़ने लगा। एट्रॉसिटी कल थी, कई दिन कम हुए ऐसे लगते थे, मगर एट्रॉसिटी आज भी कभी नहीं, आज भी चालू है। जैसे कि आपने देखा कि भंडारा का तो इतना बड़ा कांड हो गया, खैरलाल जी का कांड हो गया। जब खैरलाल जी का कांड हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे दिन भर मेरा फ़ोन खटखटा था कि बोले कि पवार जी अब दलित पैंथर की ज़रूरत है, खैरलाल जी जैसे हो रहे हैं या आगे का प्रकार हो रहे हैं हर जगह। इसमें अहमदनगर ज़िले में बहुत से प्रकार हो गए। तब लोग हमेशा मुझे कहते थे कि दलित पैंथर की आवश्यकता है, कल जैसे आवश्यकता थी आज भी उसकी आवश्यकता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब तक अन्याय अत्याचार होते रहते हैं तब तक उनके विरोध में लड़ने के लिए कोई भी लड़ाकू संगठन होना चाहिए। और उसका नाम दलित पैंथर ही होगा ऐसा नहीं। दलित पैंथर हमने रखा, हमने क्योंकि हमारे सामने ब्लैक लोग थे,
अमेरिकन का लड़ा था, ब्लैक पैंथर था, और ब्लैक पैंथर ने जिस तरह सा का लड़ा दिया उस तरह का लड़ा हम देने के लिए करते। हमने बहुत कम बरस में कोई काम किया, केवल 3 से 4 बरस। जैसे कि ब्लैक पैंथर का अगर आप इतिहास दोगे तो ब्लैक पैंथर भी ज़्यादा तक लड़ नहीं सकी, और क्योंकि गवर्नमेंट है, बाकी और सब लोगों ने उनकर इस प्रकार का ये किया कि ज़्यादा लड़ नहीं सकते, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो हमने भी ऐसा ही किया, हमको भी लोगों ने, गवर्नमेंट ने खूब बहुत ही परेशानी किया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बरस लड़े, 3 बरस से ज़्यादा लड़े नहीं। मगर 3 बरस में हमने जो कुछ भी लड़ा दिया वो इस भारत के इतिहास में या ये लड़ा अभूतपूर्व लड़ा सा हुआ है, जिसका नोंद हर एक को लेनी पड़ती है, ऐसा ही लड़ाई। तो मुझे दलित पैंथर नाम ही इम्पोर्टेंट नहीं, वो नाम कोई भी होगा, मगर उसी तरीके से लोगों के आकर ऐसा मुझे लड़ाकू संगठन होनी चाहिए। मगर मैं कभी कभी मैं ऐसा देखता हूँ कि आज के जो तरुण हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिटिकल में ज़्यादा भाग लेते, पॉलिटिक्स में ज़्यादा उनके एमएलए होना, एमपी होना या कोई कमेटी का सदस्य होना वो उनके लिए अच्छा लगता है। वो बाबा साहब की जो सामाजिक मूवमेंट थी वो सामाजिक मूवमेंट में ज़्यादा काम करना नहीं चाहते, पॉलिटिकल मूवमेंट में काम करना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट में उन्हें कुछ मिलता है, सामाजिक मूवमेंट में कुछ मिलता नहीं, उधर मिलने के बजाय कुछ खोना पड़ता है, और खोने के लिए आज की पीढ़ी ज़्यादा से तैयार नहीं दिखती है। इसलिए मुझे थोड़ा दुख भी है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अत्याचार बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे लड़ाकू संगठन है वो बढ़ता जाएगा। और कल केवल महाराष्ट्र में था, यूपी में था, दिल्ली में था, कई जगह साउथ में था, आज मैं ऐसा देखता हूँ कि पूरे भारत में इस एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ने के लिए लोग तैयार हुए, यूथ तैयार हुए। मैं उन्हें अपेक्षा करता हूँ कि उन्हें सफलता मिले, नाम कोई भी हो, मगर दलित पैंथर ही नाम होना चाहिए ऐसा नहीं, मगर ये लड़ाकू संगठन होना ही चाहिए। जब तक लड़ाकू संगठन नहीं होगा तब तक एट्रॉसिटी कम नहीं होगी, ये मेरी इसलिए मुझे ये लगता है कि लड़ाकू संगठन होना ही चाहिए, नाम चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, लड़ाकू संगठन होना ही चाहिए, नाम कुछ भी हो, चाहे दलित पैंथर हो या कोई और। ये थे जवी पवार, जिन्होंने अपनी पूरी हयात इस मोमेंट के लिए लगा दी। ये जो बाबा साहब का साहित्य था, जिसे हम आज अम्बेडकरवादी साहित्य कहते हैं, उसको प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किया, और उनके प्रयत्न को जो यश मिला, आज हम 22 खंड देख रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में बाकी साहित्य भी प्रकाशित होगा। जवी पवार साहब, आपने कीमती वक्त दिया और इतना मार्गदर्शन किया, बहुत प्रकाश डाला इतिहास पे भी, साहित्य इस सफ़र पे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।